हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं डेली सुबह 11:30 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, डेली सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर साथियों सेलेक्टेड क्वेश्चन ही कवर किए जा रहे हैं। हमने आपसे कहा था यदि आप लोग इन सारी क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं सुबह 11:30 बजे, आपको जीके जीएस सेगमेंट में कोई समस्या नहीं होगी। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्रश्नों की संख्या साथियों यहाँ पर 50 है। लास्ट में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपने इन 50 सवालों में से कितने सवालों को बिल्कुल सही करने का प्रयास किया है। तो आइए शुरू करते हैं और देखिएगा आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन लग चुका है। भारत में बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के उद्देश्य से बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? डबल स्टार लगाइए इस क्वेश्चन पर, यह बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। बताइएगा, सभी लोग यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। भारत में बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के उद्देश्य से बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है किस वर्ष किया गया था? तो आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1969 में जो है बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कितने बैंकों का साथियों? याद रखें आप लोग, 14 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। साथियों, राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य होता है ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवा को बढ़ाना। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर 1969 पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण से पूर्व संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किस प्रमुख नेता द्वारा प्रस्तुत किया गया था? 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, सभी लोग यहां पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट सवाल है, बताएं। चलिए, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहां पर सभी दोस्त बताएं। तो जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर जवाहरलाल नेहरू पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, आप लोग याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है 13 दिसंबर 1946 को, कब? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। तो यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखें। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर लग चुका है। सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु निम्नलिखित में से कौन सी है? बताएं। फटाफट उत्तर आप लोग यहां पर करिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। बिस्मिथ है, मैग्नीशियम है, पारा है, सोडियम है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु निम्नलिखित में से जो है कौन सी है? बताएं, फटाफट आंसर करिएगा आप लोग। तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पारा पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। पारा का जो रासायनिक फार्मूला होता है साथियों, आप जानते होंगे, Hg कहा जाता है इसे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका उपयोग जो है आप जानते होंगे थर्मामीटर में किया जाता है। ठीक है, थर्मामीटर जो है साथियों टेम्परेचर मापा जाता है थर्मामीटर से, आप जानते होंगे। तो इसमें जो है आप देखेंगे पारा भरा होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये साथियों लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, यानी तरल अवस्था में पाया जाता है। ये एक ऐसा धातु है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 है। भारतीय संसद का उच्च सदन राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। इसके प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल जो है कितने वर्षों का होता है? क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग यहाँ पर उत्तर करिएगा। चलिएगा, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष, आप लोग यहाँ पर उत्तर देने का प्रयास करिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, राज्यसभा से पूछता है, आपसे इस तरीके से सवाल पूछेगा से कि संसद का सर्वोच्च सदन कौन है, उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो राज्यसभा को जो है उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है, और इसे कभी भंग भी नहीं किया जा सकता, ये भी याद रखिएगा, राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। और इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? 6 वर्षों का होता है। तो जो लोग यहाँ पर बी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। 5 वर्ष आप जानते होंगे लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि ये सवाल महत्वपूर्ण है। भारतीय संसद का उच्च सदन राज्यसभा
एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। इसके प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी पॉइंट याद रखें, राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, राज्यसभा जो है संसद का उच्च सदन कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां है, मानव शरीर में रोगाणुओं से लड़ने तथा प्रतिरक्षा प्रदान करने के कारण किस रक्त कोशिका को शरीर का सैनिक कहा जाता है? WBC को, RBC को, प्लेटलेट्स को, उपयुक्त सभी बताएं। शरीर का सैनिक जो है साथियों किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 5 का यहां पर सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। चलिए, आपका राइट आंसर क्या है सभी दोस्त बताएं। तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं WBC पर, ऑप्शन नंबर ए पर, यानी व्हाइट ब्लड सेल्स पर जो लोग जा रहे हैं ए ऑप्शन पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। याद रखिएगा साथियों, यहां पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसे जो है शरीर का सैनिक कहा जाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर यहां पर देखेंगे हम लोग 6, आप लोग उत्तर करिएगा। यक्षगान भारत की एक प्रसिद्ध पारंपरिक नृत्य नाट्य शैली है। यह मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? बताएं। आंध्र प्रदेश, मेघालय, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आप लोग यहां पर बता सकते हो। यक्षगान भारत की एक प्रसिद्ध पारंपरिक नृत्य नाट्य शैली है। यह मुख्यतः जो है किस राज्य से रिलेटेड है, किस राज्य से संबंधित है? बताइएगा। तो यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, कर्नाटक पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। यक्षगान साथियों कहां से संबंधित है? याद रखिएगा, ये आपका कर्नाटक से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, सवाल नंबर यहां पर 7वां दिया है, उत्तर आप लोग यहां पर करिएगा। राइट आंसर क्या है बताएं। भारतीय संविधान में बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करिए। महत्वपूर्ण सवाल है परीक्षा की दृष्टिकोण से, आप सभी दोस्त यहां पर आंसर करिएगा। चलिएगा, तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं अनुच्छेद 45 पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो साथी बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका जो साथियों दिया है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। साथियों याद रखिएगा आप लोग, अनुच्छेद 45 में जो है 6 वर्ष तक के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा और देखभाल प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। ठीक है, तो याद रखें आपका बी ऑप्शन जो दिया है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8वां स्क्रीन पर दिया है, भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में आयोजित प्रसिद्ध हार्नबिल महोत्सव मुख्यतः किस राज्य में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 8वें का यहाँ पर आंसर आप लोग दीजिएगा, फटाफट आप लोग आंसर बताएं। हार्नबिल महोत्सव जो है कहां पर मनाया जाता है? नागालैंड में, मणिपुर में, मिजोरम में, मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या है? सभी लोग यहां पर उत्तर दीजिएगा। जो लोग जा रहे हैं नागालैंड पर, ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। हार्नबिल महोत्सव साथियों कहां से संबंधित है, किस राज्य से? तो ये आपका नागालैंड से संबंधित है। ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों हार्नबिल फेस्टिवल जो है नागालैंड का प्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव है जो हर वर्ष जो है 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। कब? 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पर दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। लंदन में आयोजित तीसरे गोल मेज सम्मेलन में निम्नलिखित में से जो है किस भारतीय नेता ने भाग लिया था? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएं आप लोग। चलिए, आप जानते होंगे साथियों लंदन में जो है 3 गोल मेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कब कब? 1930 में, ठीक है, 1931 में, 1932 में। ये 3 गोल मेज सम्मेलन का जो है आयोजन किया गया था। यहां पर आपसे सवाल करता है कि तीसरे गोल मेज सम्मेलन में यानी 1932 में निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने जो है भाग लिया था? बताएं। तो यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं डॉक्टर BR अंबेडकर पर, वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों ये भी पॉइंट याद रखें आप लोग, सवाल ये पूछा गया है कि तीनों गोल मेज सम्मेलन में जो है किसके द्वारा भाग लिया गया था? तो डॉक्टर BR अंबेडकर ऐसे व्यक्ति थे जिनके द्वारा जो है तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया गया था। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो साथियों गोल मेज सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ था ये भी याद रखें, लंदन में। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर यहां पर देखेंगे 10वां। एक बार भाई सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, इसमें आपका कोई चार्ज कोई पैसा दोस्तों नहीं लगता है, हमारा भी मनोबल बढ़ता है। आप जानते हैं बहुत मेहनत
मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया जाता है। सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दें और जो लोग चैनल पर नए हैं जुड़ सकते हैं, निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती है तब तक हम आपके साथ एक बेहतर कंटेंट के साथ इसी तरीके से बने रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएं। दिल्ली सल्तनत के काल में जो है शासन करने वाली रजिया सुल्तान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? बताइए, रजिया सुल्तान जो है निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 10 का आप लोग आंसर बताएं। खिलजी वंश, गुलाम वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। सभी साथी यहां पर उत्तर देने का प्रयास करिएगा। अगर साथियों आप देखोगे, रजिया सुल्तान का जो शासनकाल था वो था 1236 से 1240 तक। कब? 1236 से जो है 1240 तक। रजिया सुल्तान दोस्तों किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। किसकी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, सवाल बन चुका है पेपर में, ठीक है। ये किस वंश से संबंधित थी? जो लोग जा रहे हैं गुलाम वंश पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। भारत में जो है मानवाधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप लोग बताएं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया। बताएं, भारत में जो है मानवाधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? डबल स्टार लगाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं। चलिएगा, यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं। तो जो लोग जा रहे हैं 1993 पर, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों याद रखें आप लोग, NHRC यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो है 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। कब? 12 अक्टूबर 1993 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि इसका मुख्यालय जो है कहां पर स्थित है, तो इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। कहां पर साथियों? नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। तो याद रखें 12 अक्टूबर 1993 को जो है इसकी स्थापना करी गई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर समूह का निर्माण ऐतिहासिक रूप से किस राजवंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था? बताएं। क्वेश्चन नंबर 12 का आप लोग यहां पर आंसर दीजिएगा। सवाल नंबर 12 का राइट आंसर क्या है, सभी दोस्त यहां पर बताएं। चलिएगा, यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या है? मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर समूह का निर्माण ऐतिहासिक रूप से किस राजवंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था? तो आप लोग ध्यान रखें, ये जो है साथियों चंदेल वंश के शासकों के द्वारा खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया गया था। आपका जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल ये रहा, बंगाल पुनर्जागरण के दौरान स्थापित तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताएं। रविन्द्रनाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर आप लोग यहां पर बताइएगा। चलिएगा, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। तो जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, देवेंद्र नाथ टैगोर। साथियों देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा जो है 1839 में, कब? 1839 में जो है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना करी गई थी, ठीक है। इस सभा का उद्देश्य साथियों क्या था? याद रखिएगा, इसका उद्देश्य जो है वेदों और उपनिषदों का प्रचार करना था, ठीक है। क्या? वेदों और उपनिषदों का प्रचार करना था, ठीक है। किसका? तत्वबोधिनी सभा का। तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा 1839 में करी गई थी। साथियों यदि आप लोग डेली इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं तो परीक्षा तक आते आते बहुत सारे क्वेश्चन आपको रट जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता के किस प्रमुख नगर से जो है प्रसिद्ध वृहत स्नानागार यानी ग्रेट बाथ के अवशेष प्राप्त होते हैं? बताइए। वृहत स्नानागार यानी ग्रेट बाथ साथियों क्या होता था? ये स्नान करने का जो है एक स्थान हुआ करता था। ये कहां पर मिला है? मोहनजोदड़ो से, बनावली से, लोथल से, कालीबंगा से। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर यहां पर बताएं। चलिए, तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं मोहनजोदड़ो पर, ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे, ठीक है साथियों। सिंधु घाटी सभ्यता के साथियों प्रमुख नगर जो मोहनजोदड़ो है,
तो यहाँ पर जो है ग्रेट बाथ यानी वृहत स्नानागार देखने को मिलता है। ठीक है, यह साथियों सार्वजनिक स्नान के लिए बनाया गया था, यानी जो ग्रेट बाथ यानी वृहत स्नानागार था ये साथियों सार्वजनिक स्नान के लिए बनाया गया था। कहाँ पर देखने को मिलता है? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा ये पक्की ईंटों से तैयार किया गया था। किससे भाई? ये पक्की ईंटों से जो है तैयार किया गया था। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 1526 ईस्वी में लड़े गए प्रथम पानीपत युद्ध में जो है विजय किस शासक को प्राप्त हुई थी? सवाल नंबर 15 का आंसर यहां पर बताइएगा। चलिए यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त बताएं। विजय जो है किस शासक को प्राप्त हुई थी? तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, बाबर पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में हुआ था, किसके किसके मध्य हुआ था ये भी याद रखें आप लोग। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। किसके मध्य? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य जो है यह युद्ध हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की जो है हार हुई थी और बाबर की जो है विजय हुई थी। तो जो लोग यहाँ पर बी विकल्प पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल स्क्रीन पर दिया है, उत्तर आप लोग यहाँ पर करिएगा, सभी दोस्त यहाँ पर आंसर दें। भारतीय संसद के अंतर्गत लोकसभा सचिवालय प्रशासनिक रूप से सीधे किसके नियंत्रण में कार्य करता है? बताइए, सवाल नंबर 16 का आंसर बताएं। भारतीय संसद के अंतर्गत लोकसभा सचिवालय प्रशासनिक रूप से सीधे किसके नियंत्रण में जो है कार्य करता है? क्वेश्चन नंबर यहां पर आपके सामने दिया गया है, 16 का आंसर आप लोग करें। चलिए सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष पर ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 17। 1857 के सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं, बताइएगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? चलिए तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं लॉर्ड कैनिंग पर, ए ऑप्शन पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखें आप लोग। सवाल नंबर 18 है, संपूर्ण विश्व में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने के लिए, यहाँ पर आपसे सवाल करता है क्वेश्चन नंबर 18, संपूर्ण विश्व में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? सवाल नंबर 18 का आंसर करें। वर्ल्ड हेल्थ डे जो है किस तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पर आंसर आप लोग यहाँ पर करिएगा। चलिए तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं 7 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आप जानते होंगे साथियों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की स्थापना जो हुई थी 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। ठीक है, इसीलिए दोस्तों 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका उद्देश्य होता है साथियों वैश्विक स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखें। जो लोग जा रहे हैं बी ऑप्शन पर वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल, दक्षिण भारत के पल्लव शासकों के शासनकाल में राजकीय प्रशासन में मुख्य रूप से जो है कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता था? बताइए, सवाल नंबर 19 का राइट आंसर बताएं। दक्षिण भारत के पल्लव शासकों के शासनकाल में राजकीय प्रशासन में मुख्य रूप से कौन सी भाषा का जो है प्रयोग किया जाता था? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताएं। ऑप्शंस दिया गया है यहाँ पर, तमिल है, पाली है, संस्कृत है, खरोष्ठी है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर आप लोग यहाँ पर बता सकते हो। चलिए तो भाई जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं, जो भी साथी जा रहे हैं संस्कृत पर ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखें ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी के जो है वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरण से रक्षा करती है? चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है? समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में, मध्य मंडल में, बहिर्मंडल में? बताइएगा। चलिए आप जानते होंगे साथियों जो ओजोन परत होती है ये क्या कार्य करती है? जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको अवशोषित करने का कार्य करती है। ठीक है,
तो आपसे सवाल पूछा गया है कि ये ओजोन की परत जो है किस मंडल में पाई जाती है, वायुमंडल की जो है किस मंडल में पाई जाती है। तो जो लोग यहाँ पर बता रहे हैं समताप मंडल में, ए ऑप्शन पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, यानी इसे स्ट्रेटोस्फीयर में बोलते हैं इंग्लिश में। क्या भाई? स्ट्रेटोस्फीयर इसे इंग्लिश में बोलते हैं समताप मंडल को। ठीक है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। एक सवाल और पेपर में साथियों पूछा गया था कि वायुमंडल की सबसे निचली परत का जो है नाम बताइए। तो जो सबसे निचली परत है दोस्तों वो है आपकी क्षोभ मंडल। ठीक है, ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है यहाँ पर 21। खगोलीय पिंडों के अध्ययन में जो है भोर का तारा यानी मॉर्निंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है जो सूर्योदय से पहले पूर्व दिशा में दिखाई देता है? बताइए, भोर का तारा किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 21 का आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिएगा। चलिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त यहाँ पर आंसर बताएं। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, शुक्र को जो है भोर का तारा कहते हैं। ठीक है, इसे सांझ का तारा भी कहा जाता है। क्या? सांझ का तारा कहते हैं। और ये सौरमंडल का जो है सबसे चमकीला ग्रह भी है। क्या? सबसे चमकीला ग्रह है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। यानी भोर का तारा कहते हैं, सांझ का तारा कहते हैं और सबसे जो है चमकीला ग्रह भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। अगर आपसे सवाल पूछे कि पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं, तो साथियों पृथ्वी की बहन को ही जो है शुक्र को ही पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। ये सारे पॉइंट्स पेपर में बन चुके हैं, तो आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बृहस्पति जो है आप जानते होंगे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, मंगल के बारे में आप जानते होंगे, इसे जो है लाल ग्रह कहा जाता है। सवाल कभी कभी पूछ लेता है कि लाल ग्रह किसे कहते हैं। बुध आप जानते होंगे साथियों, ये जो है आपका सबसे छोटा ग्रह है। क्या? ये जो है आपका सबसे छोटा ग्रह है सौरमंडल का। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित वह संकीर्ण जलडमरू मध्य कौन सा है जो दोनों देशों के भौगोलिक रूप से अलग करता है? बताइए, सभी लोग उत्तर दीजिएगा। भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित वह संकीर्ण जलडमरू मध्य कौन सा है जो दोनों देशों को भौगोलिक रूप से अलग करता है? वो है आपका पाक जलसंधि है, मलक्का है, सुंडा है, युकाटन है। क्वेश्चन नंबर 22, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। बताइए, सभी लोग बताएं, भारत और श्रीलंका के मध्य जो है कौन सी जलडमरू मध्य है? सीधा सवाल है आपसे, वो है आपका साथियों पाक जलसंधि। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कंफ्यूजन ये होता है, बहुत सारे दोस्त गलतियां ये करते हैं, यहाँ पर पाक लिखा है तो आप यहाँ पर कुछ लोग समझ लेते हैं भारत और पाकिस्तान के मध्य है, लेकिन याद रखें आप लोग पाक, ये जो है पाक जलसंधि भारत और श्रीलंका के मध्य है, याद रखें। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर करिएगा। दक्षिण भारत की वे प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो पश्चिम दिशा की ओर बहते हुए अरब सागर में जाकर मिलती हैं? क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर बताएं। चलिए, यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दक्षिण भारत की वे प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो पश्चिम दिशा की ओर बहते हुए अरब सागर में जो है जाकर गिरती हैं? तो वो है साथियों नर्मदा और ताप्ती। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। साथियों नर्मदा नदी जो है ये आपका अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक से निकलती है। ताप्ती की बात करें तो ये साथियों आप देखेंगे सतपुड़ा से निकलती है। कहाँ से? सतपुड़ा से जो है ये निकलती है। ठीक है, और ये दोनों नदियां साथियों कहाँ पर जाकर गिरती हैं? अरब सागर में। कहाँ पर? अरब सागर में। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखें। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। भारत में जो है अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध कोडरमा क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? सवाल नंबर 24 का उत्तर बताएं। सवाल नंबर 24 का आंसर क्या हो जाएगा? भारत में अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध कोडरमा क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये साथियों कोडरमा क्षेत्र जो है ये आपका झारखंड राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर जो लोग बी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट होंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में प्रयुक्त रजत क्रांति यानी सिल्वर रेवोल्यूशन शब्द का संबंध मुख्य रूप से किससे है? कीमती खनिजों के उत्पादन से, चावल के उत्पादन से, कपास के उत्पादन से, अंडा के उत्पादन से? बताएं। चलिएगा, रजत क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है?
यहाँ पर सभी दोस्त आंसर दे दीजिएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी लोग बताएं। तो जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर भाई ऑप्शन नंबर डी पर अंडा उत्पादन से, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आपका डी विकल्प जो है बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? सवाल नंबर 26 का यहाँ पर उत्तर आप लोग करिएगा। राइट आंसर क्या है बताएं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या प्रतिशत सबसे अधिक है? राजस्थान में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। चलिए, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहां पर आप लोग ध्यान रखें। तो जो लोग जा रहे हैं भाई मध्य प्रदेश ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ये रहा। भारतीय संविधान में जो है अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त करने तथा इसे दंडनीय अपराध घोषित करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? सवाल नंबर 27 का आप लोग यहां पर उत्तर कर सकते हो। आपका राइट आंसर क्या है बताएं। अस्पृश्यता का अंत, ठीक है, यानी छुआछूत का अंत, इसका उल्लेख साथियों किस आर्टिकल में किया गया है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। बीएड एंट्रेंस एग्जाम का जो है बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार यहां से सवाल बना है। अनुच्छेद 17 आप लोग रट लीजिएगा, किससे संबंधित है? अस्पृश्यता से। ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें। भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? बताइए, मौलिक अधिकार को किस भाग में रखा गया है? सवाल नंबर 28 का यहां पर आप लोग उत्तर कर सकते हो। राइट आंसर क्या है बताएं। चलिएगा, तो जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पर, भाग 3 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों आप देखेंगे जो है, अगर आपसे पूछा जाए मौलिक अधिकार का वर्णन कहां पर किया गया है, तो भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है। अनुच्छेद अगर आपसे पूछेगा तो आप कहिएगा 1235 में। ठीक है, और मौलिक अधिकार की अवधारणा जो है दोस्तों यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से ली गई है। ठीक है, तो जो लोग यहाँ पर सी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हैं, और 6 मौलिक अधिकार हैं वर्तमान समय में। ठीक है, अगला सवाल ये रहा। भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित होकर ली गई है? बताइएगा। मौलिक कर्तव्य जो है साथियों कहां से लिया गया? सवाल नंबर 29 दिया है, इसका उत्तर आप लोग यहां पर कर सकते हो। राइट आंसर क्या है बताएं। चलिए, सही उत्तर क्या है बताइएगा। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों मौलिक कर्तव्य जो है ये आपका सोवियत संघ रूस से लिया गया है। कहाँ से? सोवियत संघ रूस से ये अवधारणा ली गई है। ए ऑप्शन राइट है। वर्तमान समय में आप देखेंगे कितने मौलिक कर्तव्य निहित हैं? 11 मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में निहित हैं। तो आपका ए ऑप्शन जो दिया है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आप जानते होंगे समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। जर्मनी के संविधान से आप जानते होंगे आपात संबंधित उपबंध लिया गया है। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है, और यहाँ पर सोवियत संघ रूस से जो है क्या लिया गया भाई? मौलिक कर्तव्य लिया गया है। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। चलिए, परीक्षा तक आते आते बहुत सारे क्वेश्चन आपको साथियों रट जाएंगे अगर आप लोग डेली क्लास अटेंड कर रहे हैं। और विश्वास मानिएगा दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन जो है आपको मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। हो सके तो आप पिछले साल का पेपर उठाकर देख लीजिएगा। अगर नहीं देख पाते हैं तो बहुत जल्द आपको चैनल पर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, जो क्वेश्चन पिछले वर्षों में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। सवाल नंबर 30 है, भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? सवाल नंबर 30 का उत्तर आप लोग बताइए। राइट आंसर क्या है? पहले साथियों मतदान करने की आयु 21 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन अब जो है आप देखेंगे 18 वर्ष है। कितना भाई? 18 वर्ष है। तो ये जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो आप सभी प्यारे साथी याद रखिएगा, 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा जो है ये संशोधन दोस्तों किया गया था, और मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो बी ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा। अगला सवाल ये रहा। स्थानीय स्वशासन व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायत की आय के स्रोतों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल होता है? भूमि कर, आयकर, बिक्री कर, संपत्ति कर। सवाल नंबर 31 का उत्तर आप लोग यहां पर कर सकते हो, बताइएगा। चलिए, स्थानीय स्वशासन व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायत की आय के स्रोतों में निम्नलिखित में से कौन सा कर शामिल होता है?
सवाल नंबर 31 दिया है, यहाँ पर सभी दोस्त यहाँ पर आंसर कर सकते हो, बताएं। तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं भूमि कर पर, ए ऑप्शन पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 32, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई थी? सवाल नंबर 32 का आंसर बताएं आप लोग। चलिए, सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों 8वीं अनुसूची में जो है सवाल आपसे किया है कि 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई थी? तो 14 भाषाओं को जो है शुरुआत में 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त की गई थी। उसके बाद आप देखेंगे वर्तमान समय में कितनी भाषाएं शामिल हैं 8वीं अनुसूची में? 22 भाषाएं शामिल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ए विकल्प पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट होंगे। अगला सवाल ये रहा स्क्रीन पर, आप लोग आंसर कीजिएगा। भारतीय संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास होता है? बताएं। सवाल नंबर 33 का उत्तर आप लोग यहाँ पर करिएगा। आप जानते होंगे साथियों, भारतीय संसद का जो है 2 सदन होता है, एक आपका लोकसभा है और दूसरी होती है आपकी राज्यसभा। लोकसभा को जो है साथियों निम्न सदन कहा जाता है और इसे जो है भंग किया जा सकता है, और उसी में जो है राज्यसभा आप देखेंगे इसे जो है उच्च सदन कहा जाता है और इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये आपका अस्थायी सदन कहलाता है और लोकसभा ये आपका अस्थायी सदन कहलाता है। ठीक है, तो बताइएगा आप लोग, इनकी संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास होता है? तो आप लोग आंसर दे सकते हो। जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं राष्ट्रपति पर, ए ऑप्शन पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ए विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, भारत सरकार की नीति निर्माण से संबंधित अस्थायी नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष जो है कौन होते हैं? 34 का उत्तर बताइए। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री। 34 का आंसर बताइएगा। चलिए, तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 पर, प्रधानमंत्री पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, नीति आयोग के साथियों जो पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 2015 में। कब? 2015 में। आइए अगला सवाल देखते हैं, ये रहा। भौतिकी में शक्ति यानी पावर की मानक इकाई निम्नलिखित में से जो है कौन सी मानी जाती है? सवाल नंबर 35 का आप लोग यहाँ पर उत्तर बता सकते हो। किलोवाट, अशुशक्ति वाट, उपरोक्त सभी। सवाल नंबर 35 का आप लोग उत्तर बताइए। चलिए, यहां पर जो साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वाट पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, साइट्रिक अम्ल का प्रमुख प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से जो है कौन सा फल माना जाता है? बताइए। सिरका है, टमाटर है, संतरा है, बिच्छू का काटना है। सवाल नंबर 36 का उत्तर आप लोग यहाँ पर बता सकते हो। चलिएगा, यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। साइट्रिक एसिड साथियों किस में पाया जाता है? तो संतरा में, यानी जो खट्टे फल होते हैं दोस्तों, जैसे नींबू हो गया आपका, संतरा हो गया, इसमें कौन से एसिड पाया जाता है? साइट्रिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल ये रहा, खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए आलू के चिप्स के पैकेट में ऑक्सीकरण को रोकने हेतु सामान्यतः किस गैस को जो है भरा जाता है? जो आलू का चिप्स का पैकेट होता है साथियों, जो मार्केट में मिलता है, इसको सुरक्षित रखने के लिए जो है इसमें कौन सी गैस भरी जाती है? आप लोग यहाँ पर बताइएगा। राइट आंसर आपका क्या है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है। सवाल नंबर 37 दिया है, इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा भाई क्या? नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है ये बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं मानी जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, ऑक्सीजन। सवाल नंबर 38 का आप लोग उत्तर बताइए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। चलिए, सभी लोग यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। तो आप देखेंगे दोस्तों, यहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है यानी CO2 हो गया आपका, CH4 हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC हो गया, ये सभी आपके क्या हैं? ये आपके ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ऑक्सीजन जो है साथियों ये आपका ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत नहीं आता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। सवाल नंबर नेक्स्ट, सौरमंडल का वह ग्रह कौन सा है जो अपने चारों ओर वलयों से घिरा हुआ है और जिसमें मीथेन गैस की उपस्थिति पाई जाती है? सवाल नंबर 39 का आंसर करें। चलिए, यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। तो जो भी साथी जा रहे हैं नेपच्यून ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ये साथियों सूर्य का जो है 8वां ग्रह है। कौन सा?
8वां ग्रह ये है, ठीक है। और इसे साथियों नीला भी कहते हैं, क्या भाई, नीला ग्रह भी इसे कहा जाता है। तो जो लोग जा रहे हैं ए ऑप्शन पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। यानी इसका रंग जो है साथियों, इसका रंग जो होता है वो नीला होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए नीला ग्रह किसे कहते हैं तो वो है आपकी पृथ्वी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो का स्थानीय अर्थ क्या माना जाता है? सवाल नंबर 40 का उत्तर बताएं फटाफट यहाँ पर भाई। चलिए, तो जो लोग भाई यहाँ पर जा रहे हैं मृतकों का टीला ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मोहनजोदड़ो की खोज साथियों कब करी गई थी? राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में जो है इसकी खोज करी गई थी। अगला सवाल, गौतम बुद्ध का जन्म जिस क्षत्रिय कुल में हुआ था वह निम्नलिखित में से कौन सा वंश था? बताएं। सवाल नंबर 41 का उत्तर आप लोग बता दीजिएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अगर बात करें साथियों इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, आप जानते होंगे गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर दोस्तों? लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। कब? 563 ईसा पूर्व में। कब? 563 ईसा पूर्व में। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं पूछेगा, ठीक है। तो आप लोग बस इतना सा याद रखिए कि ये जो है किस वंश से संबंधित थे, तो शाक्य कुल से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके द्वारा जो है प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया गया था, ये पॉइंट याद रखिएगा आप लोग, सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया गया था, ठीक है। और इन्हें जो है महापरिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त हुआ था, यानी इनकी मृत्यु साथियों कहाँ पर हुई थी, वो जो है आप देखेंगे कुशीनारा में। कहाँ पर? कुशीनारा में, ठीक है। और जन्म आप जानते हैं लुम्बिनी में हुआ था, अभी हमने आपको बताया, ठीक है। अगला सवाल, सम्राट अशोक और कलिंग राज्य के मध्य प्रसिद्ध कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 42 का उत्तर बताइए। राइट आंसर क्या? सभी लोग यहाँ पर बताइएगा। सम्राट अशोक और कलिंग राज्य के मध्य प्रसिद्ध कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 261 में, 263 में, 232 में, 240 में। राइट आंसर आपका हो जाएगा 261 में। कब? 261 में। ए विकल्प जो दिया है ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल ये रहा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? सवाल नंबर 43 का उत्तर बताएं। चलिए, जैन धर्म में साथियों कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? 24 तीर्थंकर हुए थे, जिसमें से प्रथम तीर्थंकर जो है आप जानते होंगे ऋषभ देव को माना जाता है, ऋषभ देव को, ठीक है। और जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी को जो है 24वां तीर्थंकर माना गया है, ठीक है। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, प्रसिद्ध संस्कृत काव्य ग्रंथ जो है गीत गोविंद के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? बताइए। गीत गोविंद के रचयिता जो है किसे माना जाता है? जयदेव को। किसे? जयदेव को। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है बिल्कुल आपका सही उत्तर है। प्राचीन भारत के जिस महान गुप्त सम्राट को उसकी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है वह कौन है? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, बिम्बिसार, अजातशत्रु। 45 का उत्तर बताएं। भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलिएगा, ठीक है। लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चले, बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया जाता है। जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर समुद्रगुप्त पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। इन्हें जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। अगला सवाल, भारतीय संविधान सभा में जो है संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? सवाल नंबर 46 का उत्तर बताएं। संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसने भूमिका निभाई थी? BN राव ने। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अब तक भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा कुल कितनी बार की जा चुकी है? 47 का उत्तर बताएं। चलिए, सही उत्तर क्या है यहाँ पर सभी दोस्त बताइएगा। जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं 3 बार, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान मुख्य रूप से अलिखित है? बताइए। अमेरिका, ब्रिटेन, पाकिस्तान, भारत। सवाल नंबर 48 का आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त आंसर करें। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन पर, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ का संविधान दोस्तों क्या है भाई? अलिखित संविधान है, ठीक है। और भारत का जो संविधान है सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। सवाल नंबर नेक्स्ट है, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में संरक्षण प्रदान किया गया है? तो साथियों अभिव्यक्ति यहाँ पर जो आपसे पूछा है प्रेस की स्वतंत्रता, बताएं। प्रेस की स्वतंत्रता को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में संरक्षण प्रदान किया गया है? तो वो हो जाएगा साथियों आपका अनुच्छेद 19। कौन सा? अनुच्छेद 19। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखें। ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 50 है, इसका उत्तर आप करेंगे। ब्रिटिश संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स के
लिए चुने गए पहले प्रथम भारतीय नेता कौन थे? सवाल नंबर 50 का उत्तर करिएगा और ये सवाल इंपॉर्टेंट है। देखते हैं ऐसे कितने दोस्त हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। ठीक है साथियों, ये क्लास साथियों बहुत महत्वपूर्ण होती है, सुबह 11:30 बजे वाली। इस क्लास को आप लोग जरूर करिएगा। जो क्लास की टाइमिंग है मैं बता दूं, सुबह 11:30 बजे, दोपहर को 3 बजे, रात को 8:30 बजे ये क्लासेस होती हैं, तो आप लोग इनको ज़रूर कवर करें। टेलीग्राम चैनल से अभी नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है वो जो है आप तक बहुत जल्द पहुंच जाएगा। ठीक है भाई। और देखिएगा, आप जानते हैं साथियों, जो यूपी बीएड का फॉर्म अभी चल रहा है, ठीक है, और आज लास्ट डेट है 5 मार्च। इसमें बहुत सारे साथी पूछ रहे थे कि क्या सर जो है इसकी डेट बढ़ेगी आगे। तो देखिएगा, मैं फिर से आपको बता दूं दोस्तों, डेट जो है बढ़ने की संभावना पूर्ण है। ठीक है, डेट हर साल बढ़ती है, तो इस साल भी बढ़ने की पूर्ण संभावना है, 99% चांस है। तो अगर भाई देखिए फॉर्म की डेट बढ़ती है, उसके बाद एग्जाम डेट भी आपकी बढ़ेगी 100%। अगर देखिएगा फॉर्म डेट आपका बढ़ेगा तो एग्जाम डेट भी आपका बढ़ेगा, और फॉर्म डेट जो बढ़ने का चांस है वो है आपका 99%। ठीक है, तो बढ़ने का पूरी उम्मीद है। तो आप लोग मेहनत के साथ अभी से तैयारी में लगे रहें, पढ़ते रहिए, धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को कवर करते रहिए, और एक समय आएगा कि आपकी तैयारी जो है अच्छी हो जाएगी, अच्छे तरीके से आप लोग जो है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने लगेंगे। ठीक है, अभी क्या है, अभी आप लोग जो है तैयारी में लगे हुए हो, धीरे धीरे क्वेश्चन जब आपके सामने आएंगे याद होते चले जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो दिमाग में फिट हो जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन जो है याद हो जाएंगे। धीरे धीरे आप लोग बस इसी तरीके से पढ़ते रहिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, रीजनिंग की भी प्रैक्टिस आप लोग करते रहिएगा। ठीक है, मैं आपसे बार बार कहता हूँ, रीजनिंग आप लोग ज़रूर पढ़ते हुए चलिएगा। डेली कम से कम भाई 1.5 से 2 घंटे ज़रूर आप लोग दीजिए, रीजनिंग को पढ़ते रहिएगा, क्योंकि बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप जानते हैं। ठीक है, खासकर यूपी बीएड के लिए। ठीक है, तो यूपी बीएड के लिए है, या आप बिहार से या आप अन्य राज्य से हैं, उस स्टेट की तैयारी कर रहे हैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम की, तो लगभग आप देखेंगे ओवरऑल जो सबका सिलेबस होता है लगभग वही होता है। लैंग्वेज पूछा जाता है, हिंदी इंग्लिश हो गया आपका, जीके जीएस भी पूछा जाता है, टीचिंग एप्टीट्यूड भी आता है, सब्जेक्ट एबिलिटी से भी क्वेश्चन आता है, यही सारे क्वेश्चन ओवरऑल होते हैं। तो आपको जो है लगभग हर स्टेट का सेम होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है और बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। मेहनत के साथ आप लोग तैयारी में लगे रहें, और हमसे जितना हो पाएगा उतना हम आपका सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे। जो भी चीज़ें हो पाएंगी मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक कंटेंट दूंगा इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो अगर आपका कोई डाउट भी होता है 9415768259 पर हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ठीक, तो चैनल पर यदि आप नए हैं जुड़ सकते हैं। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।